Hello students, welcome everyone to my YouTube channel Mathematical Origins. So students, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे how to convert a proper fraction whose denominator has linear and repeated factors into partial fraction. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी हम पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर 2 वीडियोस बना चुके हैं, तो जो लोग वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो 2 वीडियोस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या फिर ऊपर में आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहां पे लिंक शेयर कर दिया जाएगा, तो आप चाहे तो वो 2 वीडियोस देख सकते हैं। सो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्शियल फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन का हम 4 केसेस देखे थे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम ऑलरेडी केस 1 के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए आज हम केस 2 को डिस्कस करते हैं। तो केस 2 हमारा क्या है? केस 2 हमारा है when denominator has linear and repeated factors। अब केस 1 हम क्या देखे थे? डिनोमिनेटर हैज लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर। लीनियर होगा एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर रहेगा, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर हैज लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर। लीनियर होगा एंड फैक्टर रिपीट कर रहा होगा, तो उस केस में हम कैसे एक प्रॉपर फ्रैक्शन को आपका पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं इफ f of x divided by g of x be a proper fraction भी बोल सकते हैं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या ले रहे हैं? f of x divided by g of x को हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले रहे हैं whose where ले लेते हैं यहां पे where g of x is of the form g of x मतलब डिनोमिनेटर हमारा कैसे फॉर्म में रहेगा? g of x is of the form x minus alpha x minus beta x minus gamma square, कुछ इस टाइप के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए g of x किस फॉर्म में है? x minus alpha x minus beta x minus gamma का होल स्क्वायर। तो ये देखिए सब लीनियर टर्म्स है ना, क्योंकि सबका डिग्री क्या है? 1 है, तो लीनियर टर्म्स है। और यहाँ पे क्या हुआ? देखिए x माइनस अल्फा ये रिपीट नहीं हुआ है, x माइनस बीटा ये भी रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन x माइनस गामा का क्या है? स्क्वायर है, मतलब ये टर्म क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अगर इस टाइप के फॉर्म में अगर आपका डिनोमिनेटर मतलब g ऑफ x आ जाएगा, तो हम इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर? तो अगर इस टाइप के फॉर्म में कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा है, मतलब f of x डिवाइडेड बाय g of x अगर इस फॉर्म में है, तो हम इसको किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? हम देखिए स्टार्टिंग केस में पढ़े थे, केस 1 में पढ़े थे कि जितना लीनियर फैक्टर होगा हमें उतना ही कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल देखिए कितना लीनियर फैक्टर दिया हुआ है। पहला लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो a डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा लिख देंगे हम। दूसरा लीनियर फैक्टर के लिए हम सेकंड कांस्टेंट ले लेंगे b डिवाइडेड बाय x माइनस बीटा ले लेंगे। एंड तीसरा जो लीनियर फैक्टर है x माइनस गामा है, x माइनस गामा के लिए हम क्या करेंगे? और एक कांस्टेंट ले लेंगे हम c। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है? x माइनस गामा क्या है? होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर मतलब ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एक बार तो हम ले लिए, क्योंकि ये फिर से रिपीट हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए और एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? कैपिटल D इज इक्वल टू x माइनस गामा का होल स्क्वायर, हमारा इतना आ जाएगा। प्लस अगर और टर्म होगा तो वैसे ही कंटिन्यू होगा। इसको हम क्या कर लेंगे? इक्वेशन 1। तो हमेशा याद रखिए पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये इक्वेशन 1 सही से लिख पाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या किए कि जितना लीनियर फैक्टर था सबके लिए एक एक कांस्टेंट लिए, क्योंकि ये जो लीनियर फैक्टर है x माइनस गामा का स्क्वायर है, तो ये लीनियर फैक्टर 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसके लिए 2 कांस्टेंट लेना पड़ेगा। और उसको हम कैसे लिखेंगे? पहले तो c डिवाइडेड बाय x माइनस गामा लिख लेंगे, क्योंकि ये फिर से रिपीट हुआ है, तो उसके लिए और एक कांस्टेंट लेंगे और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? x माइनस गामा का स्क्वायर। मान लीजिए अगर यहाँ पे क्यूब होता तो हम क्या लिखते हैं? प्लस उसके लिए और एक कांस्टेंट लेना पड़ता e डिवाइडेड बाय x माइनस गामा का क्यूब आ जाता।
क्लियर? आप सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो हम ऐसे ही कोई भी अगर प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर लीनियर एंड रिपीटेड है उसको ऐसे ही कन्वर्ट करके ये आपका इक्वेशन 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इसके बाद हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्या क्या स्टेप फॉलो करके हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो कि केस 2 के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो सेम लगभग स्टेप सेम है जैसे केस 1 में था। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम करेंगे सिंप्लीफाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो भी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखे होंगे उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्लियर? स्टेप 2 में आ जाते हैं। स्टेप 2 हमारा केस 1 में क्या था, पुट द लीनियर फैक्टर्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेम स्टेप ही फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टेप 2 में, put the linear factors equal to 0 and find the values of the constants, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जितना हमारा लीनियर फैक्टर है उसको 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने के बाद क्या करेंगे, कांस्टेंट्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो केस 1 में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, केस 1 में हमारा क्या होता है, जितना लीनियर फैक्टर होता है उतना ही कांस्टेंट लेते हैं। तो एक लीनियर फैक्टर को अगर 0 पुट कर देते हैं तो एक कांस्टेंट का वैल्यू आ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे 3 लीनियर फैक्टर है लेकिन हमारे पास कांस्टेंट कितना है, 4 है। तो 3 लीनियर फैक्टर को जब हम 0 पुट करेंगे तो हमें 3 कांस्टेंट का तो वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन जो फोर्थ कांस्टेंट है उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पार्शियल फ्रैक्शन लिखने के लिए क्या चाहिए, चारों कांस्टेंट्स का वैल्यू चाहिए, हाँ कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना भी लीनियर स्टेप 2 में जितना भी लीनियर फैक्टर है उसको 0 पुट कर देंगे एंड कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन हमें सारे कांस्टेंट्स का वैल्यू नहीं मिलेगा। क्लियर? तो सारे कांस्टेंट्स का यहाँ पे जितना कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम कर लेंगे। अच्छा, रेस्ट जो भी बच जाएगा कांस्टेंट हमारा, उसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए वहां पे आ जाएगा आपका स्टेप 3। ये देखिए स्टेप 1 स्टेप 2 एज इट इज केस 1 में जैसे था केस 2 में भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे एड ऑन क्या हो जाएगा, आपका स्टेप 3 एड ऑन हो जाएगा। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ रेस्ट कांस्टेंट्स we have to equate the the coefficients of like powers of x, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्ट कांस्टेंट्स का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, किसको इक्वेट करना पड़ेगा, कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x को इक्वेट करना पड़ेगा। दैट इज हमारा किसको इक्वेट करेंगे, x टू द पावर 0 के कोफिशिएंट को, x टू द पावर 1 के कोफिशिएंट को, x टू द पावर 2, ऐसे ही इनके कोफिशिएंट को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। अब वो इक्वेट कैसे करेंगे वो हम प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इक्वेट करने के बाद जितना भी कांस्टेंट हमें बचा होगा उनका वैल्यूज भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, जब सब कांस्टेंट का वैल्यू आपको मिल जाएगा तो हमें क्या करना है, सारे कांस्टेंट का वैल्यू कहां पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो जो हमारा सॉल्यूशन था वो हमें मिल जाएगा। तो स्टेप 4 में हमें क्या करना है, स्टेप 4 में हमें करना है पुट द वैल्यूज ऑफ all the constants in equation 1। इक्वेशन 1 में हमें क्या करना है, सारे कांस्टेंट्स का वैल्यू लेके पुट कर देंगे, which gives us the solution, तो जो हमें क्या दे देगा, हमारा सॉल्यूशन दे देगा। क्लियर? सबको समझ में आ गया? जिन लोगों को ये स्टेप्स लिखना है वो वीडियो पॉज करके स्टेप्स को राइट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट आइए स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं इसी केस के ऊपर एक प्रॉब्लम लेते हैं एंड इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दे दिया है, रिजॉल्व 5x² + 4x + 4
डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये जो हमारा फ्रैक्शन लिया है इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन देता है आपको पहले क्या चेक करना पड़ेगा, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अब प्रॉपर या इम्प्रॉपर चेक करने के लिए हमारा टेक्निक क्या है, हमें देखना पड़ेगा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस केस में देखिए न्यूमरेटर का डिग्री कितना हो जाएगा, x का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा 2। अच्छा यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर का डिग्री कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना है x माइनस 2 और यहाँ पे कितना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस 2 का स्क्वायर है, मतलब इस केस में x का हाईएस्ट पावर x स्क्वायर आ जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री हो गया 2, डिनोमिनेटर का डिग्री हो गया 3। तो न्यूमरेटर का डिग्री हमेशा क्या हो रहा है, लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो रहा है। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। तो एक बार ये अगर आपको कंफर्म हो गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, इसके बाद आपको क्या देखना पड़ेगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से केस के अंडर में आता है। तो यहाँ पे केस हमें कैसे पता चलेगा, नेचर ऑफ डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये केस 1 केस 2 केस 3 या केस 4 के अंडर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर कैसा है, देखिए x माइनस 2 मतलब ये एक लीनियर फैक्टर है, x प्लस 2 ये भी एक लीनियर फैक्टर है, क्या है, स्क्वायर है। तो डिनोमिनेटर कैसा है, डिनोमिनेटर हैज लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर्स। देखिए ये रिपीट नहीं हुआ लेकिन ये फैक्टर तो रिपीट हुआ है, हाँ कि नहीं। तो लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर के अंडर में आ गया, मतलब ये हो जाएगा केस 2 के अंदर। क्लियर। तो जब भी हमें कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया रहेगा हमें सबसे पहले क्या लिखना है, इक्वेशन 1 लिखना है। तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 का स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लिखेंगे। अब इक्वेशन 1 के लिए हम क्या देखें, जितना हमारा लीनियर फैक्टर होता है हमें उतना ही कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे कितना लीनियर फैक्टर है, देखिए x माइनस 2 एक लीनियर फैक्टर है, तो उसके लिए हम एक कांस्टेंट ले लेंगे a डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 सेकंड लीनियर फैक्टर है, तो उसके लिए एक कांस्टेंट ले लेंगे b डिवाइडेड बाय x प्लस 2। बट देखिए x प्लस 2 दो बार रिपीट हुआ है, स्क्वायर मतलब दो बार रिपीट हुआ है, तो एक बार के लिए तो हम एक कांस्टेंट ले लिए, सेकंड बार जो रिपीट हुआ है उसके लिए भी एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, प्लस c डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो पहले हम x प्लस 2 लेंगे फिर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर क्यूब होता पहले x प्लस 2 लेते फिर x प्लस 2 का स्क्वायर फिर x प्लस 2 का होल क्यूब लेते। क्लियर। तो ये हमारा बन गया, देखिए ये हमारा इक्वेशन बन गया, तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। क्लियर। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 लिख लिए। इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप्स फॉलो करना है। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई के लिए हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई के लिए 5x स्क्वायर इसको एज इट इज लिख देते हैं, 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई के लिए इस साइड में हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम। क्लियर। तो हम देखेंगे कि a के साथ हमें कितना मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए डिनोमिनेटर में कितना है, a के डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है, तो कौन सा टर्म मिसिंग है इनमें से, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो a के साथ कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए b में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b के अंडर में कौन सा टर्म है, x प्लस 2 है, तो इनमें से और कौन सा टर्म मिसिंग है, देखिए x माइनस 2 मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक x प्लस 2 है तो और एक x प्लस 2 वाला टर्म मिसिंग है। तो b के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। क्लियर। प्लस c इंटू, देखिए c के डिनोमिनेटर में कितना है, x प्लस 2 का स्क्वायर है, तो कौन सा टर्म मिसिंग है, x माइनस 2, तो c इंटू क्या हो जाएगा, सिंपली हमारा x माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या किए, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो देखिए बोथ साइड में फ्रैक्शन से बीच में इक्वल टू साइन है, इसका मतलब क्या है, दोनों फ्रैक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, दोनों फ्रैक्शन सेम है एंड दोनों का डिनोमिनेटर सेम है।
तो कब दो फ्रैक्शन सेम होगा? अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों का न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी जाके मैं दो फ्रैक्शन को क्या बोलूंगा? इक्वल बोलूंगा, हाँ कि नहीं? तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया तो न्यूमरेटर भी दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो 5x² + 4x + 4 इज इक्वल टू a into x + 2 का स्क्वायर प्लस b into x - 2 into x + 2 प्लस c into x - 2। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? इक्वेशन 1 सिंप्लीफाई होके इक्वेशन 2 के फॉर्म में। क्लियर है? इतना तक सबको समझ में आ गया? एज इट इज कर रहे हैं, जो हम केस 1 में कर रहे थे वही केस 2 में कर रहे हैं, ठीक है? अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे? स्टेप 2 अप्लाई करेंगे। जितना भी हमारा लीनियर फैक्टर्स है सबको हमें क्या पुट करना है? 0 पुट करना है एंड कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला लीनियर फैक्टर कितना है? x - 2, तो इसको 0 पुट कर देंगे। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे? पुट x - 2 इज इक्वल टू 0। अगर x - 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? सबको समझ में आ गया? अब इस वैल्यू को हमें कहां पे लेके पुट करना है? इक्वेशन 2 में लेके, ठीक है? तो हम सिंपली लिख देंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो देखिए जब x की जगह पे 2 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखिए 5x² है, तो यहाँ पे सिंपली कितना आ जाएगा हमारा? 5 into 2 का स्क्वायर प्लस 4 into x है तो 4 into 2 प्लस कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब देखिए राइट साइड में सारे टर्म में पुट करने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि हम यहाँ पे कितना लिए हैं? देखिए x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x - 2 का वैल्यू कितना लिए? 0 लिए। तो जहां पे भी x - 2 वाला टर्म है वो पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे x - 2 है तो ये वाला 0 हो गया, तो c into 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे x - 2 है तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 0, तो b into 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए क्या मिलेगा आपको? 0 ही मिलेगा। तो ये वाला टर्म भी पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचेगा कौन सा टर्म? a into x + 2 का स्क्वायर। तो इसी टर्म में ही हमें बस x का वैल्यू 2 पुट करना है। तो हम पुट कर देंगे a into 2 + 2 का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई कर लेना है। तो फाइनली यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा? 5 into 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो आ जाएगा 20 प्लस 4 into 2 मतलब आ जाएगा 8 प्लस 4 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा? a into 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो 20 प्लस 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा? 32 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? a into आ जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 आ जाएगा। तो फाइनली a का वैल्यू कितना हो जाएगा? a इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा हमारा कितना? 2। तो हम एक लीनियर फैक्टर को जब 0 पुट किए तो हमें एक कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया कितना? 2 मिल गया। वैसे ही हमारे पास और एक लीनियर फैक्टर है ना x + 2, तो इसको भी 0 पुट करके कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? पुट x + 2 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए -2 हो जाएगा। अभी ये जो x इज इक्वल टू -2 है इसको हमें कहां पे लेके पुट करना पड़ेगा? इक्वेशन 2 में लेके पुट करना पड़ेगा। तो इसको हम सिंपली कहां पे लेके पुट कर देंगे? इक्वेशन 2 में। तो हम सिंपली लिख देंगे पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 में पुट करने से क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे x² की जगह पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे -2 आ जाएगा। तो फाइनली हमें मिल जाएगा 5 into -2 का स्क्वायर प्लस 4 into -2 प्लस 4 इज इक्वल टू, अभी देखिए सारे टर्म में पुट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिए? x + 2 का वैल्यू हम 0 लिए हैं। तो जहां पे भी x + 2 वाला टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x + 2 है ना, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो a into 0 क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे भी x + 2 वाला टर्म है तो b into 0 क्या हो जाएगा? 0। तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा। बचेगा कौन सा टर्म हमारा? ये टर्म। तो इसी में हमें क्या करना पड़ेगा? x = -2 पुट करना है। तो कितना आ जाएगा? c into -2 इतना आ जाएगा। अभी इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5 - 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो आ जाएगा 20। 4 into -2 मतलब -8 प्लस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा इज इक्वल टू c into
4 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा कितना 16 आ जाएगा। 16 इज इक्वल टू c इंटू -4, देन c का वैल्यू कितना हो जाएगा फाइनली c इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय -4 मतलब आ जाएगा -4। तो हमारे पास देखिए दो लीनियर फैक्टर था, दोनों को हम 0 पुट कर दिए तो हमें दो कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया। एक तो मिल गया a इज इक्वल टू 2, दूसरा मिल गया c इज इक्वल टू -4। देखिए अब और कोई लीनियर फैक्टर हमारे पास बचा है क्या? नहीं बचा है। आप में से कोई बोल सकते हैं कि x + 2 होल स्क्वायर है तो 2 बार x + 2 है तो x + 2 को 2 बार 0 हम पुट कर सकते हैं क्या? पुट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार तो x + 2 को 0 पुट कर दिए, ये तो सेम फैक्टर ही है ना। अलग फैक्टर रहता तो हम 0 पुट करते। क्लियर? क्योंकि सेम फैक्टर है तो एक बार 0 पुट करेंगे तो a कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी बच कौन सा कांस्टेंट गया? ये कांस्टेंट b बच गया। तो इसका भी वैल्यू तो हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास लीनियर फैक्टर जितना था वो तो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहीं पे ही हम लाएंगे स्टेप 3। अब स्टेप 3 हमें क्या बोलता है? स्टेप 3 बोलता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, x का जो पावर है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x के पावर को इक्वेट करना पड़ेगा। अब कोफिशिएंट ऑफ x के पावर को हम कैसे इक्वेट करेंगे, आइए देख लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टेप के बाद हमें ये जो इक्वेशन 2 है इसको और थोड़ा सिंपलीफाई कर देना पड़ेगा। क्लियर? x का कोफिशिएंट निकालने के लिए, ठीक है, x के पावर्स के कोफिशिएंट निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सिंपलीफाई कर देंगे। अगेन हम लिख देंगे अगेन सिंपलीफाइंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो हमारा है इसको और थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ऑलरेडी तो है 5x² + 4x + 4 इतना है ऑलरेडी। ठीक है, राइट साइड में जो है इसको हम एक्सपांड करके मल्टीप्लाई करके फाइनल वैल्यू ले आते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए a इंटू कितना है x + 2 का स्क्वायर है तो x + 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा x² + 4x + 4 आ जाएगा। क्लियर? प्लस b इंटू कितना है, देखिए x - 2 इंटू x + 2 मतलब कितना हो जाएगा x² - 4 a² - b² का फॉर्मूला तो आ जाएगा x² - 4 प्लस c इंटू कितना है x - 2 है हमारे पास। क्लियर? सबको समझ में आ गया? अभी हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट्स को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा 5x² + 4x + 4 इज इक्वल टू, कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ax² + 4ax + 4a प्लस b को अगर मल्टीप्लाई करेंगे bx² - 4b प्लस c को अगर मल्टीप्लाई करेंगे cx - 2c इतना आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें देखना है कि x का जो पावर्स है, ठीक है, कहां सेम है, मतलब लाइक पावर्स ऑफ x को हमें सेपरेट करके लिख देना पड़ेगा। तो हमारा आ जाएगा 5x² + 4x + 4। देखिए यहाँ पे है कितना ax², यहाँ पे है bx²। तो अगर x² को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा a + b * x² इतना मिल जाएगा। क्लियर है? वैसे ही यहाँ पे देखिए x वाला टर्म है, यहाँ पे भी x वाला टर्म है। तो अगर इन दोनों से हम x को कॉमन ले लेते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा 4a + c * x मिल जाएगा। बाद बाकी टर्म देखिए कांस्टेंट टर्म है तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे 4a - 4b - 2c। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को यहां तक हमें सिंपलीफाई करके लाना पड़ेगा। इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन 3 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, x² का कोफिशिएंट हमें मिल गया, x का कोफिशिएंट मिल गया एंड कांस्टेंट टर्म्स मिल गया। क्लियर है? तो यहां तक हमें इक्वेशन 2 को सिंपलीफाई करके लाना पड़ेगा पहले स्टेप 3 अप्लाई करने के लिए। क्लियर? अब स्टेप 3 हमें क्या बोलता है, स्टेप 3 हमें बोलता है इक्वेट लाइक कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर ऑफ x। तो यहाँ पे इक्वेट का मतलब क्या है, इक्वेट का मतलब है कि लेफ्ट साइड में x² का जितना कोफिशिएंट है एंड राइट साइड में x² का जितना कोफिशिएंट है उसको हम क्या करेंगे, इक्वेट का मतलब इक्वल मान लेंगे। वैसे ही x का जितना कोफिशिएंट है एंड इस साइड में राइट साइड में x का जितना कोफिशिएंट है उसको भी हम इक्वल मान लेंगे। ठीक है, एंड x⁴ का जितना कोफिशिएंट है मतलब कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे भी x⁴ का जितना आपका टर्म है उसको भी हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे मतलब इक्वल मान लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है इक्वेट करना।
अच्छा, हमें कौन सा कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए? ए का तो वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी, सी का वैल्यू ऑलरेडी है, बी का वैल्यू चाहिए। तो हम यहां पे सिंपली क्या लिखेंगे? इक्वेटिंग the coefficient of x square in equation 3। तो हम सिंपली किसका कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं? x स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 5 है। राइट साइड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? a प्लस b है। इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा? दैट इंप्लाइज a प्लस b इज इक्वल टू, हमें मिल गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a का तो वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है कितना? 2 है। तो a की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, 2 प्लस b इज इक्वल टू 5। तो फाइनली b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2 आ जाएगा 3। क्लियर? तो हमें जितना भी हम कांस्टेंट लिए थे इक्वेशन 1 में, सारे कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया। क्लियर है? अगर मान लीजिए और एक कांस्टेंट होता तो उसका वैल्यू निकालने के लिए अगर हमें जरूरत पड़ेगा तो हम x के भी कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है उसी के हिसाब से हम उसके कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे b का वैल्यू चाहिए था, इसीलिए मैं सिर्फ x स्क्वायर का कोफिशिएंट को इक्वेट किया, ठीक है। अगर कोई भी दूसरा कांस्टेंट होता, अगर उनका भी वैल्यू निकालना होता तो हम x के कोफिशिएंट को भी इक्वेट कर सकते हैं या x टू द पावर 0 की कोफिशिएंट को भी इक्वेट कर सकते हैं। क्लियर? सबको समझ में आ गया कैसे इक्वेटिंग करना है और कैसे आपका लीनियर फैक्टर को 0 पुट करने के बाद जितना कांस्टेंट निकले, अगर रेस्ट कांस्टेंट रह जाएगा तो हम ये प्रोसीजर हमेशा अप्लाई करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाला प्रोसीजर, ठीक है। तो हमें देखिए 3 कांस्टेंट लिए थे, हमें तीनों का वैल्यू मिल चुका है। अब जब तीनों का वैल्यू मिल जाता है हम क्या करते हैं? तीनों का वैल्यू लेके कहां पे पुट करते हैं? इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो हम सिंपली क्या लिख देंगे? पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b and c in equation 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 हमारा कितना था? 5x square plus 4x plus 4 divided by x minus 2 into x plus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a के जगह पे हमारा कितना आ जाएगा? देखिए 2 आ जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस b के जगह पे हमारा कितना मिल गया? देखिए 3 मिल गया। तो 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस c के जगह पे हमारा कितना है? -4। तो c के जगह पे हम पुट कर देंगे -4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का स्क्वायर। तो जो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? सबको समझ में आ गया? जिन लोगों को राइट डाउन करना है वो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस किए? हम केस 2 के बारे में डिस्कस किए। अगर डिनोमिनेटर आपका लीनियर एंड रिपीटेड होगा तो हम कैसे उसको इक्वेशन 1 के फॉर्म में लिखेंगे एंड लिखने के बाद हम उसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये होप ये प्रॉब्लम आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो हमें क्या कर सकते हैं? ईमेल आईडी दिया रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं? मेल कर सकते हैं या फिर वीडियो की कमेंट में कमेंट करके भी हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया है और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड जो लोग चैनल को नए देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।